हेलो, नमस्कार साथियों। मैं बलजीत भारतीय। साथियों, जैसा कि आपको पता है, पड़ोइन ऐप पर डेली स्कॉलरशिप टेस्ट कराया जाता है और जिसे आप कंटिन्यू दे भी रहे हैं। तो साथियों, आप यदि नए हैं तो मैं आपको बता दूं, यदि आप अभी प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं और आपने ऐप इंस्टॉल किया है, इसके बारे में आप जान रहे हैं, तो साथियों मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले पड़ोइन का पॉइंट जो सिस्टम है कि आपके पॉइंट कैसे बनते हैं उसको समझना होगा। तो साथियों, इसमें क्या है कि थोड़ा सा जो फॉर्मूला है टेस्ट करवाने का, उसको मॉडिफाई किया गया है और इस तरीके से बनाया गया है ताकि उसमें पढ़ने वाला बच्चा और ना पढ़ने वाला बच्चा सभी का नंबर आ सके, वो रैंक लेकर के कंपनी में सदस्यता पा सके। तो साथियों, आप जैसे ही आए, ठीक है, तो आपको पड़ोइन का जो यूट्यूब चैनल है उस पर सर्च करना होगा पड़ोइन का पॉइंट सिस्टम। आप जैसे ही सर्च करोगे तो आपके सामने पड़ोइन का कैसे टेस्ट देना है, कैसे आपको टेस्ट ज्वाइन करना है, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, कैसे आपके पॉइंट बन रहे हैं, आप जो पॉइंट बना रहे हैं वो सही बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो साथियों, आपको पॉइंट सिस्टम के बारे में जितनी भी जानकारी जो लेनी है वो पड़ोइन के पॉइंट सिस्टम से आप ले सकते हैं। उस पर मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं, आप वीडियो देखिए। आप जैसे ही सर्च करेंगे तो वीडियो आपके पास आ जाएगी और आप समझ सकेंगे कि हमें कैसे टेस्ट देना है। साथियों, दूसरा ये है कि आप जब बहुत सारे टेस्ट हुए पहले से हो रखे हैं, आप जैसे ही लीडर बोर्ड में जाओगे तो ओपन करके देखिए, जैसे जो डेली के जो टेस्ट हो रहे हैं उनको आप ओपन करोगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे पॉइंट बन रहे हैं। उसमें सब ओपन कर सकते हैं आप, जैसे एग्जाम एग्जाम का नेम है, आप उस पर क्लिक करोगे, ऑल यूजर्स की लिस्ट आ जाएगी। ऑल यूजर्स में भी आप जिस भी यूजर की डेटा देखना चाहोगे कि उसने कौन सा क्वेश्चन था, कौन से क्वेश्चन का कैसे आंसर किया है, उसके किस क्वेश्चन पे कैसे पॉइंट बने, ये वाला। इसके अलावा साथियों, मैं आपको बता दूं कि रो पॉइंट पैनल में आपको क्वेश्चन को 9 बनने पर सेव करना होता है। जैसे ही रो पॉइंट पैनल में जैसे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो और 9 बनते हैं, वहां पर आपको क्वेश्चन को सेव करना होता है। रहा करेक्ट क्वेश्चन को आपको चुनना होगा क्वेश्चन का लेवल देखते हुए कि भाई हाँ, ये क्वेश्चन इतना लेवल रखता है नहीं रखता, कितने करेंगे कितने नहीं करेंगे, उसके अकॉर्डिंग। टाइम टाइम का कोई इशू है नहीं, टाइम तो ऑटोमेटिक आपके 9 बनाने में हेल्प करता है और जो रो पॉइंट पैनल में चुनते हो वही मेन पॉइंट पैनल में जाके जुड़ जाता है। तो साथियों, पॉइंट सिस्टम के ऊपर आप समझ लें, मैंने इसमें ऐप पे भी दे रखा है, आप पढ़ भी सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। तो साथियों, इसी तरीके से एक बार आपको समझना होगा, 2-4-5 मिनट लगती है, इससे ज़्यादा लगता नहीं है, एक और समझ आ जाएगा और जो कंटिन्यू टेस्ट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये जो प्लेटफॉर्म है पड़ोविन, ये किसी और का नहीं है, ये आपका अपना है। क्यों है? क्योंकि ये एक से मिलकर के नहीं बनने वाला कि भाई एक स्टूडेंट है और वही इस पर वर्क कर रहा है, नहीं। इसमें हजारों की संख्या में स्टूडेंट होंगे, कंपनी की सदस्यता पा करके वो इस पर काम कर रहे होंगे। साथियों, सदस्यता कैसे मिलेगी और क्यों ये कंपनी उनके लिए काम कर रही है? क्योंकि साथियों, स्टूडेंट के लिए एक जो समस्या होती है कि उसके पास पैसा नहीं होता और एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता जो कि उनको सपोर्ट कर सके, बल्कि बहुत सारा मल्टी टैलेंट स्टूडेंट होते हैं, बच्चे युवा। तो जिस तरीके का उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, तो उसका ना करना पड़े, एक प्लेटफॉर्म ऐसा हो। तो जो सदस्य फर्स्ट आ रहे हैं, जैसे कि इवनिंग में जब अपन टेस्ट कराते हैं 8 बजे 5 मिनट में, उससे तो कंपनी में सदस्यता मिलती है। बाकी के ये जो दिन में टेस्ट होते हैं, इनसे क्या है कि इनसे आपको प्रैक्टिस करने का वो मिल जाता है कि भाई आप पढ़ भी लो और वहाँ से प्रैक्टिस कर लो। इवनिंग में अपन जो टेस्ट कराते हैं वहाँ से कंपनी में आपको सदस्यता मिलेगी। साथियों, सदस्यता का क्या है कि जैसे ही वो विन करेगा तो उसको 70% पैसा तुरंत मिल जाता है, 30% कंपनी के अकाउंट में जमा हो जाता है। वो कैसे पैसा उसका आगे बढ़ेगा और बढ़ रहा है, जो साथी आगे है उनका धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो उसकी बात यह है कि कंपनी में उसकी सदस्यता है, कंपनी के लिए एक फंड चाहिए जिसमें वो सारे स्टूडेंट मिलकर के जो भी सदस्य हैं वो सदस्यता पा करके कंपनी के लिए काम कर सकें। कंपनी कैसे आगे लेके जाएंगे, वो मल्टी क्षेत्रों में, मतलब बहुत सारे क्षेत्रों में उनको काम करना है, तो इसकी अपनी प्लानिंग है। साथियों, ये मैं बहुत जल्द अनाउंस करूंगा कि किस तरीके से कंपनी की व्यवस्था है कि कैसे ये आगे वर्क करेगी, इसके लिए अपन काम कर रहे हैं। साथियों, कंटिन्यू अपने लेसन आ रहे हैं। मैं आपको पढ़ा रहा था पॉलिटिकल साइंस में क्या है कि, और यो क्यों मैंने शुरू की, ये मैंने इसलिए शुरू की है क्योंकि अपनी जो कंपनी की व्यवस्था होगी साथियों, वो सेम इसी तरीके की होगी। इसी तरीके की, मतलब जैसे देश को संविधान के द्वारा चलाया जा रहा है, संविधान भारतीय ने बनाया और उस व्यवस्था को संभालने के लिए अपने कानून की एक जरूरत होती है। तो साथियों, अपनी भी कंपनी में हजारों की संख्या में स्टूडेंट होंगे, उनके खुद के नियम होंगे, वो खुद अपने नियम बना रहे होंगे कि हमें हमारी कंपनी को इस तरीके से चलाना है, इस तरीके की हमें व्यवस्था चाहिए। तो साथियों, जरूरत है कि उस सिस्टम को समझें ताकि वो नियम वियम जान सकें कि यार ऐसे नियम बना करके
हम हमारी व्यवस्था को संभाल सकते हैं। हर बंदा नियम के अकॉर्डिंग काम कर रहा होगा। तो साथियों, इसी प्रकार अपने भी अपन नियम बना सकें और कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, हमारी कंपनी की व्यवस्था कैसे होगी, कैसे सदस्य ज्वाइन करेंगे, कैसे मतलब वो अपना कार्य संभालेंगे, इस तरीके की अपनी व्यवस्था के लिए तो मुझे लगा कि अपन को ये सिस्टम पहले समझ लेना चाहिए पॉलिटी वाला। तो ये मैं अपना लेसन लेके आया, अपने पिछले लेसन में बात की कि भाई कैसे कई लेसन अपन हो चुके हैं। जैसे राजतंत्र से लोग ठीक नहीं थे, मतलब राजतंत्र ठीक नहीं था, मनमानी चलती थी। तो उसके बाद में लोगों को ज़रूरत हुई कि भाई सबके लिए एक ऐसा कानून हो जो कि सबकी सुरक्षा कर सके और उसमें हर कोई व्यक्ति अपनी मनमानी ना कर सके। तो साथियों, इसीलिए एक संविधान सभा का गठन किया ताकि वो संविधान का निर्माण कर सके। संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा ने कानून ये संविधान का निर्माण किया। तो साथियों, इस तरीके की जो व्यवस्था थी तो वो नियम बने, संविधान बना, उसके अकॉर्डिंग अपनी जो आज भारत को चलाया जा रहा है सारी व्यवस्था है, जिस तरीके से जो भी प्रशासन, जो भी कानून जो बनाए जाते हैं, ये जनता को हित में रख करके ही इससे काम होता है। तो साथियों, अपन ये जान रहे थे कि संविधान सभा ने किन किन बातों को ध्यान में रखा और कि भाई हमें कानून तो बनाने, पर हम कैसे कानून बनाएं, किन बातों को ध्यान में रखते हुए बनाएं। तो इसके लिए उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, नेहरू जी ने पेश किया 13 दिसंबर 1946 को जब बैठक चल रही थी। तो उसमें उसको एक रूप फॉर्मेट निकाला गया कि भाई है ना, ये जो फॉर्मेट है हम इसके अकॉर्डिंग संविधान का निर्माण करेंगे इन इन बातों को ध्यान में रखते हुए। तो सती वो क्या था उद्देश्य प्रस्ताव, उसके बारे में अपन जानेंगे कि उसमें क्या क्या बातें थी, कैसा वो संविधान बनाना चाह रहे थे, किसके लिए बनाना चाह रहे थे। तो उसके बारे में अपन आज बात करेंगे और यहाँ से बनने वाले जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करेंगे। सतियों, मैं आपको डेली जो बनने वाले क्वेश्चन हैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करते हो कि आप सही करते हो, रॉन्ग करते हो। रॉन्ग करते हो तो भी आप मैक्सिमम पॉइंट बना सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। पर फिर भी आप एक और पॉइंट सिस्टम को कंप्लीट समझिए और टेस्ट कंटिन्यू दीजिए। उसके बाद में ये जो बनने वाले क्वेश्चन हैं ये अपन यहाँ बता देते हैं कि भाई इस तरीके के क्वेश्चन होंगे और आप इनको दे सकते हैं। सर उससे क्या होता है कि आप जब इनको समझते हैं कि चलो ठीक है कि यार ये फॉर्मेट है, इस तरीके का हमें पढ़ना है और ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो उसके लिए आप पहले से ही रेडी होते हो, पढ़ भी लेते हो और जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप ठीक कर पाते हो। तो सत्य अपन देखते हैं बनने वाले क्वेश्चन से। अपन ने उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में बात की, आज थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसे कि आपको पता है 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। सत्य क्या था उद्देश्य प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव था कि भाई एक संविधान ही मानिए आप, कुछ नियम इस तरीके की व्यवस्था थी कि भाई हमें संविधान बनाना है, इन बातों को अपन ध्यान में रखेंगे और धीरे धीरे अपन संविधान बनाएंगे। यही था कि भाई एक संविधान की तरह था कि भाई ये बातें अपन ध्यान रखेंगे, इसके अकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से अपन नियम बना देंगे कि भाई ये व्यवस्था ऐसे चलेगी। ठीक है साथियों, अपन यहाँ से देखते हैं जैसे कि कब आया था, कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। किसने पेश किया? पंडित नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने ये पेश किया था कि भाई हम इसके अकॉर्डिंग बनाना चाहेंगे और कच्चा फॉर्मेट मिल गया कि यार चलो ठीक है कि इसके अकॉर्डिंग अपन को काम करना है। तो साथियों, इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन बना देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 नोट करिए। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 नोट करिए। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसी तरीके से अपन आगे बढ़ते हैं। यह है संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान सभा के निर्माण की घोषणा करती है। इसमें क्या था साथियों कि संविधान का अपन निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। संविधान सभा जो कानून बनाएगी, जो संविधान का निर्माण करेगी, ठीक है, वो कैसे होंगे? वो भारत को आजाद कर रहे होंगे, यानी कि स्वतंत्र है भारत, किसी के अधीन नहीं है, पहली बात। उसके बाद और जो भी डिसीजन लेने होंगे भारत को, अपने जो भी कार्य करने होंगे, जो भी अच्छा करना होगा, जिस भी क्षेत्र में कार्य करना होगा, उसके डिसीजन खुद भारत ले रहा होगा। तो यहाँ से स्वतंत्र का मतलब है कि किसी का कोई इंटरफेयर नहीं है। संप्रभु का मतलब है कि जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी निर्णय लेंगे, क्या हमें करना है क्या नहीं करना, हम किसी से नहीं पूछेंगे, हम भारतीय हैं, हम हमारा खुद का करेंगे। इसमें यह था। तो साथियों, यहाँ से तथा अपने भविष्य के प्रशासन को, प्रशासन से मतलब है कि यहाँ की जो व्यवस्था है, हमें कौन से क्षेत्र में क्या करना है क्या नहीं करना, किस क्षेत्र को आगे बढ़ाना है, कौन से को नहीं बढ़ाना,
यहाँ की व्यवस्था क्या है, यहाँ के नियम क्या होंगे, ये सारी जो बातें हैं ये हम खुद चलाएंगे। एक संविधान निर्माण की घोषणा करते हैं, तो संविधान तो है, कानून बन गया, संविधान अपना है, संविधान के अकॉर्डिंग पूरा देश चल रहा है। तो साथियों मैं यहाँ से क्वेश्चन बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आप नोट करिए कि क्वेश्चन नंबर आप 2 करिए, संविधान सभा उद्देश्य प्रस्ताव के तहत, संविधान सभा उद्देश्य प्रस्ताव के तहत भारत को बनाना चाह रही थी। संविधान सभा उद्देश्य प्रस्ताव के तहत भारत को बनाना चाह रही थी। तो साथियों किस तरीके का भारत चाहिए था उन्हें, तो इस तरीके की यहाँ से क्वेश्चन बन गया 2। तो साथियों आपने क्वेश्चन नंबर 2 नोट किया अपन। तो साथियों अपन ने देखा यहाँ से जैसे कि संविधान सभा ने भारत को स्वतंत्र और संप्रभु बनाने के लिए कार्य किया, जैसे कि भारत अपनी खुद की स्वतंत्रता रखेगा और खुद के जो डिसीजन होंगे, खुद के जो निर्णय होंगे, उनको लेने में खुद भारत सक्षम होगा, उसमें किसी का भी इंटरफेयर नहीं होगा। पहले जो भी कानून जो बनता था या फिर यहाँ की जो व्यवस्था थी उसमें किसका इंटरफेयर था, उसमें अंग्रेजों का था। सीधा जो भी व्यवस्था थी उसमें अंग्रेज इन्वॉल्व थे। तो साथियों यदि संविधान सभा संविधान का निर्माण करती है तो ये इनसे बिल्कुल दूर हो जाएंगे, यानी कि अंग्रेज हैं जो अपना यहाँ से वो तो जा ही रहे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसके बाद उनकी हालत वैसे ही खराब हो गई थी, तो वो तो जा ही रहे थे। पर ये था कि जो भारतीय हैं ये अपना खुद का कानून बना लेंगे और यहाँ की व्यवस्था को संभाल लेंगे। तो साथियों अपन आगे देखते हैं यहाँ से कि और क्या था। ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, साथियों उस टाइम पे क्या था कि अपना जो भारतीय जो क्षेत्र था इसमें से कुछ क्षेत्र तो अंग्रेजों के पास था, यानी कि जहां पर डायरेक्ट अंग्रेज शासन कर रहे थे। कुछ क्षेत्र रियासतों के पास था, रियासत जहां से राजाएं चला रहे थे अपनी व्यवस्था। और यहाँ से कुछ क्षेत्र जो कि भारत की सीमा के आसपास था, जो पड़ोसी देश हैं उनके पास में कुछ क्षेत्र था, या उसको शामिल करना है या नहीं करना, तो इस तरीके का और भी क्षेत्र थे। इसमें भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। साथियों भारतीय संघ से मतलब क्या है, संघ से मतलब है कि जो भी क्षेत्र है, ठीक है, अपने राज्य बनेगा। राज्य का मतलब है कि एक जो क्षेत्र है पर्टिकुलर उसमें राज्य बना दिया जाएगा, उसमें राज्य की भी सरकार होगी और केंद्र की भी सरकार होगी। संघ का मतलब है कि एक केंद्र मजबूत पावर किसके पास है, केंद्र के पास है, ठीक है। केंद्र के वो हिस्सा है, राज्य कौन है, केंद्र के हिस्सा है, ठीक है। हाँ उनकी व्यवस्था चलाने के लिए उनकी सरकार होगी, पर अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। हर जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे जो बात होगी तो वहां पे कौन करेगा, भारत करेगा। यानी कि देश है, देश के वो हिस्सा है, वहां की सरकार होगी, वहां की व्यवस्था को संभाल रहे होंगे, पर जब बात आएगी एक होने की तो वो सारे किसके हिस्सा हैं, एक भारत के हिस्सा हैं। तो साथियों इस तरीके से वो व्यवस्था बताई कि भाई जो ब्रिटिश जो क्षेत्र है, जो ब्रिटिश जो अंग्रेज उस पर शासन कर रहे हैं वो क्षेत्र भी है, उसके बाद में जो रियासतें वो भी हैं, और इसके अलावा और भी जो क्षेत्र जो बचा हुआ है। कहने का मतलब ये था कि ये जो भारत अपन जिसको भारत बोल रहे हैं इसमें कौन सा क्षेत्र शामिल करें और कौन कौन सा क्षेत्र शामिल होगा, किस तरीके से होगा, इसका भी ध्यान रखा जाए। तो साथियों यहाँ से अपन क्वेश्चन 2 बना लिए थे, और मैं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से बना लूँ कि भारतीय संघ में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होने थे, भारतीय संघ में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होने थे। तो साथियों आपने क्वेश्चन नंबर 3 नोट किया कि जो भारतीय जो क्षेत्र की जो बात कर रहे थे, जो भारतीय संघ बनेगा इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल होने थे। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 3 आपने यहाँ से नोट कर लिया। अपन आगे चलते हैं। आप यहाँ से देखिए एक बार, जैसे कि अभी बात कर जो क्षेत्र हैं ऊपर जो अभी अपने ये बात की है, इसमें क्या किया है कि कौन कौन से क्षेत्र होंगे, ब्रिटिश क्षेत्र, रियासतें, और इसके साथ में जो अन्य जो क्षेत्र थे सीमाओं पर थे वो क्षेत्र अपन को इसमें शामिल करने हैं भारत में। तो इनकी व्यवस्था क्या होगी उसके लिए अपन बात करते हैं। जैसे कि यहाँ से तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण, जो भी क्षेत्र है कहाँ कहाँ और अपना होगा, कौन सी सीमा उसकी निर्धारण करेंगे अपन कि इस सीमा तक ये भारत का हिस्सा है। साथियों इस पर बात करनी थी, संविधान सभा द्वारा किया जाएगा तथा इसके लिए उपरांत नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अविशिष्ट शक्तियां उनमें निहित रहेंगी। साथियों मैंने अभी आपको बताया कि वो क्षेत्र हैं भारत के हिस्सा होंगे, भारतीय संघ का हिस्सा होंगे, ठीक है। अब जब वो क्षेत्र होंगे यदि वो चाहेंगे तो खुद की सरकार बना के वहां की व्यवस्था को संभाल सकते हैं, पर हिस्सा किसके होंगे, भारत के। अल्टीमेट कहने का मतलब इसमें यही है कि वो अपनी व्यवस्था संभाल सकते हैं, पर हिस्सा किसके होंगे, भारत के, भारत के हिस्सा होंगे। तो जहां केंद्र सरकार
भारत को चलाने के लिए केंद्र सरकार है, तो केंद्र सरकार चला रही होगी, पर उसमें जैसे टैक्स है, जब टैक्स देते हैं तो उसमें जो केंद्र सरकार है उनको राज्य का भी हिस्सा देते हैं, राज्य से केंद्र सरकार अब आप देखते हैं कि केंद्र सरकार का ऐसा नहीं है कि सब पे ही अलग अलग राज्यों से मिलकर के केंद्र सरकार बनी है, केंद्र शासित जो प्रदेश है उनको डायरेक्ट केंद्र सरकार संचालित करती है, इस तरीके की इसमें व्यवस्था है। अविशिष्ट शक्तियां उनमें निहित रहेंगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए भी सभी शक्तियां केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होंगी इन राज्यों को प्राप्त होंगी। साथियों, कहने का मतलब ये था कि भाई हम राज्य बनाएंगे और राज्यों के पास में अपनी खुद की पावर होगी, हाँ, पर वो होंगे किसके? भारत के हिस्सा होंगे। इस पर बात करनी थी। अपने यहां से देख लेते हैं। अब यहां से अपन अपने नोट किया प्रशासन के संचालन। भाई प्रशासन कौन सा प्रशासन चलाएंगे, कौन सी व्यवस्था होगी, उसके लिए अपन देखते हैं कि कौन कौन सी अविशिष्ट शक्तियां दी गई। तो साथियों यहां से एक बार आपको मैं बता देता हूं, जैसे कि राज्य सूची के जो विषय हैं, राज्य सूची के विषय हैं कि उन ये जो अधिकार हैं ये किसको दिए जाएंगे? ये दिए जाएंगे राज्यों को। ये विषय राज्यों के हैं, इन पर राज्य अपने जी चाहे जैसे वहां की जनता के लिए व्यवस्था कर सकता है। क्या था, जैसे कि भाई राज्यों को अपन को क्या दी जाएगी? विधायी शक्तियां भी अपन को देनी है। किसको? राज्यों को। विधायी का मतलब है कि वहाँ की जो व्यवस्था है उसको संभाल सकेंगे, कानून बना सकेंगे कि भाई किस तरीके की हमको ये व्यवस्था संभालनी है, तो उसके लिए कानून बना सकेंगे। कार्यकारी शक्ति, वहाँ का जो क्रियान्वयन है, कैसे करना है कैसे नहीं करना, वो भी राज्यों को अपन देंगे। इसके साथ में संवर्ती सूची में यह है कि भाई दो तरीके के जो मुद्दे हैं जिन पर केंद्र सरकार भी अपना रुख रख सकती है कि भाई ये व्यवस्था ऐसे नहीं ऐसा होनी है, और जो राज्य सरकार है वो भी अपना कानून बना सकती है। जब राज्य सरकार वहां पर फेल हो जाए या फिर राज्य सरकार से व्यवस्था नहीं संभल रही या फिर राज्य सरकार उसको ठीक नहीं कर रही, तो उसमें इंटरफेयर कौन कर सकता है? केंद्र सरकार। यानी कि राज्य, आप ऐसे मानिए, राज्य किसके बेटे हैं? भारत के। कहने का मतलब कि जो भी है उनके पेरेंट्स कौन है? राज्य को पेरेंट्स कौन है? भारत। तो राज्य अलग हैं, जैसे कि अपन देखते हैं राजस्थान है, बिहार है, पंजाब है, गुजरात है, इस तरीके से अलग अलग राज्य हैं, पर ये सब किसके हिस्से हैं? भारत के। तो साथियों यहाँ पर यही कहा गया है, जैसे कि वित्तीय अधिकार, इनको वित्तीय अधिकार भी दिए जाएंगे। अपने जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है राज्य अपने खुद के कर रहे होंगे और अपनी जो व्यवस्था है उसको भी संभाल रहे होंगे। तो साथियों राज्यों को वित्तीय अधिकार भी दिए गए कि वहां के जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, आप देखिए कि हर जो राज्य है अपनी व्यवस्था चलाने के लिए अपना खुद का बजट पेश करते हैं, कितना उनका टैक्स आया, कितना उनको कौन सी स्कीम चलानी है कैसे नहीं चलानी, तो अलग राज्य अपनी अलग अलग स्कीम चला रहे हैं, तो इसमें उनको वित्तीय अधिकार भी उनके पास हैं। और अपन आगे देख लेते हैं, जैसे कि प्रशासनिक अधिकार, जो भी वहाँ का जो व्यवस्था है उसको संभालने के लिए प्रशासनिक है। भाई प्रशासनिक अधिकार से मतलब है कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर खुद होंगे और वो चला रहे होंगे। ये अपन बात कर लेते हैं कि ये कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं। संवैधानिक स्वायत्ता का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि केंद्र जब चाहे जब वहां से राज्य से वो पावर छीन ले, नहीं। संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आपकी ये जो व्यवस्था है इसमें केंद्र सरकार की ये भागीदारी होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि कल केंद्र सरकार को लगे कि नहीं यार हम तुम्हारे राज्य को हम संचालित करेंगे, ऐसा नहीं है। तो इसमें संवैधानिक स्वायत्ता होगी किसके पास में? जो क्षेत्र हैं, जो राज्य बनेंगे उनके पास में। निम्न में से, तो सत्य अपन यहाँ से देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बना देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप नोट करिए यहाँ से, जैसे कि निम्न में से कौन सी शक्ति राज्यों को दी गई? निम्न में से कौन सी शक्ति राज्यों को दी गई? देने का मतलब है कि सत्य जो उद्देश्य जो प्रस्ताव है उसमें कौन कौन सी शक्ति देने की बात कही गई, तो सत्य वो दे भी गई है। तो अपन मैं डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन यहाँ से यही बना रहा हूँ कि कौन कौन सी शक्ति राज्यों को दी गई। तो सत्य क्वेश्चन नंबर 4 हो गए। इसी तरीके से अपन आगे देख लेते हैं, जैसे कि संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार, इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। तो साथियों इसमें स्पष्ट रूप से पहले कहा गया कि इसमें किसी की भी मनमर्जी नहीं चलेगी। जो भारत का हम निर्माण कर रहे हैं, जो भारत के संविधान को हम बना रहे हैं, जो भारत होगा, हम जिस तरीके का भारत देखना चाह रहे हैं वो होगा, किसका होगा? भारतीय जनता का होगा। भारतीय जनता का क्या होगा? भारतीय जनता जैसा चाहेगी वैसा होगा। तो साथियों भारतीय जनता की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता चाह रही है वैसा होगा। तो अल्टीमेट सबके पीछे कौन है? भारतीय जनता। भारतीय जनता जैसा चाहेगी वैसा होगा। तो सारी शक्ति, संविधान को शक्ति कौन देता है? भारतीय जनता।
संविधान में जो चेंजेस करने हैं किसके माध्यम से होंगे, संविधान सभा के माध्यम से उस टाइम पे। और उसके बाद में अब जैसे संविधान है, संविधान में अब कोई संशोधन करना है तो कैसे होगा, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट कैसे होगा, वहाँ जो लीडर चुन करके भेजे हैं, जैसे बहुमत जितना ज़्यादा हो जाता है तो उसमें चेंज किए जा सकते हैं। तो साथियों अल्टीमेट कहने का मतलब यही है कि भारतीय जनता है, भारतीय जनता खुद का अपना संविधान बना लिया है। और ये जो व्यवस्था है किसके लिए, व्यवस्था किसके लिए, भारतीय जनता के लिए बनाई किसने, भारतीय जनता ने। तो इसका अब जैसे स्वतंत्र भी है और संप्रभु भी है भारत, तो ये व्यवस्था है जिसके तहत अपन आज अपनी व्यवस्था को अपन देखते हैं कि सभी जगह अपना भयमुक्त अपना जीवन जीते हैं। तो ये व्यवस्था इसी के माध्यम से है। और कानून वो होता है जो कि बहुत सारे लोगों को अपने नियमबद्ध करता है और उसके तहत वो अपनी व्यवस्था को संभाल रहे होते हैं। तो सत्य क्वेश्चन नंबर 5 आप यहाँ से नोट करिए कि संविधान सभा को शक्ति देने का स्रोत थी, संविधान सभा को शक्ति देने का स्रोत थी। तो साथियों ये आपको बताना होगा जैसे कि अल्टीमेट जो भी संविधान को, जो संविधान जहाँ से शक्ति प्राप्त करता है वो क्या है, भारत की जनता है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 5 आपने यहाँ से नोट किया कि जो भी संविधान शक्ति जो प्राप्त करता है उसके पीछे शक्ति देने वाला सोर्स क्या है, कौन सा सोर्स है जहाँ से संविधान अपनी शक्ति प्राप्त करता है, वो कौन है, भारतीय जनता। तो साथियों यहाँ से बनने वाले अपने 5 क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन पे बात की और जाना कि किस तरीके से उद्देश्य प्रस्ताव में कुछ बातें रखी थी भारत के संविधान के निर्माण के लिए। तो अपन इस पर चर्चा किए और अपन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और मुझे जो भी आपके जो डाउट हैं, मुझे लगता है कि आप यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखें और आपके सारे समाधान वहाँ से हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।